जरा सोचिए, आप एक सुबह उठें और आपको पता चले कि आज के बाद आप अपनी जुबान में, अपनी भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है अल्फोंस डॉडेट की द लास्ट लेसन। ये कहानी है एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर की जब जंग ने सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि लोगों की पहचान भी छीन ली थी। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, फ्रांस नाम के एक छोटे से लड़के की नज़रों से। एक ऐसा लड़का जिसका अपनी भाषा से जो रिश्ता था वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया रातों रात बदल चुकी थी। तो कहानी का बैकग्राउंड सेट है 19वीं सदी के आखिर में। चल रहा है फ्रैंको प्रशियन वॉर। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ सरहदों को नहीं बल्कि पूरा के पूरे समाज की किस्मत और उनकी पहचान को बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि 1870 और 71 के बीच प्रशिया ने, जिसका लीडर था बिस्मार्क, फ्रांस को हरा दिया। पर यह जीत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसका असर फ्रांस के आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ने वाला था। इस हार का नतीजा फ्रांस को अपने दो बहुत ही प्यारे इलाके एल्सेस और लॉरेन गंवाने पड़े। पर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं गया था, इससे भी कहीं बड़ा और क्रूर एक ऑर्डर आया। ऑर्डर यह था कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सोचिए, एक झटके में पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी माँ बोली से, अपनी जबान से कटने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, फ्रांस। एक छोटा सा बेफिक्र सा स्टूडेंट। उसके लिए तो ये बस एक और नॉर्मल सुबह थी। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, होमवर्क से बचने के बहाने ढूंढ रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अलग दिन बनने वाला है। तो फ्रांस को डर सता रहा है अपनी टीचर एम हैमिल का। डांट तो पक्की है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टिसिपल्स वाला चैप्टर तो उसने छुआ तक नहीं। और ऊपर से मौसम इतना अच्छा, धूप खिली हुई, पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ जैसे उसे बुला रहा हो, स्कूल छोड़ो बाहर आ जाओ। मन में तो बस यही चल रहा था कि आज बंक मार लेते हैं। खैर, वो शहर के चौक से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र पड़ती है टाउन हॉल के बाहर लगे बुलेटिन बोर्ड पे। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से उस बोर्ड से सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थीं। कभी जंग हारने की तो कभी फौज में भर्ती के ऑर्डर। उसे देखकर ही फ्रांस का दिल धक से रह गया। वो सोचने लगा, यार अब क्या हो गया? पर सबसे अजीब चीज तो तब हुई जब वो स्कूल पहुंचा। स्कूल और एकदम सन्नाटा। रोज वाला शोर शराबा, वो डेस्क का खुलना बंद होना, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना, सब गायब। बिल्कुल शांत। इतना शांत जैसे कोई संडे की सुबह हो। फ्रांस को समझ आ गया, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, ये अजीब सा माहौल और भी भारी लगने लगा। हवा में एक ऐसी गंभीरता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सामने उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे खास कपड़ों में थे। वो सुंदर सा हरा कोट, वो सिल्क की टोपी, ये तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज वाले दिन ही पहनते थे। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्लास की पिछली बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी हुई थीं। और सबके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। और फिर एम हैमिल की आवाज पूरे सन्नाटे को तोड़ती है। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। बस उसी एक पल में फ्रांस के लिए सब कुछ बदल गया। वो सुबह जो इतनी आम लग रही थी, अब अचानक से इतिहास का एक बहुत बड़ा पल बन गई थी। अचानक से वो किताबें जो उसे हमेशा एक बोझ लगती थीं, अब पुराने दोस्तों जैसी लगने लगीं। ऐसे दोस्त जिन्हें वो खोने वाला था। और फिर उसे हुआ अफसोस, जबरदस्त अफसोस, उन सारे दिनों का जब उसने क्लास बंक की थी, उन सारे लेसन्स का जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। पर एम हैमिल ने सिर्फ फ्रांस को कसूरवार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, हम सब जिम्मेदार हैं। उन्होंने उन माँ बाप को भी जिम्मेदार ठहराया जो बच्चों को स्कूल की जगह काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझते थे। और उन्होंने खुद को भी नहीं बख्शा। बोले, मैंने भी तो तुम्हें कभी कभी अपने पौधों में पानी डालने भेज दिया था। ये एक तरह का सामूहिक अफसोस था, अपनी ही विरासत को हल्के में लेने का दर्द। और फिर एम हैमिल ने अपनी भाषा फ्रेंच के बारे में बात की, बड़े इमोशन के साथ। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। उन्होंने सबसे कहा कि इसे बचाकर रखना, क्योंकि उनके शब्द थे,
जब कोई कौम गुलाम बन जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहती है तो मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। और इसी माहौल में वो आखिरी पाठ शुरू हुआ, एक ऐसा पाठ जो पहले कभी नहीं हुआ था। फ्रांस आज इतने ध्यान से सुन रहा था जितना वो पहले कभी नहीं सुना, और वो हैरान था। आज उसे सब कुछ समझ आ रहा था, बिल्कुल साफ साफ। वो सोचने लगा, क्या मैंने पहले कभी इतने गौर से सुना ही नहीं, या शायद क्या टीचर ने कभी इतने सब्र से समझाया ही नहीं। पूरी क्लास में बस एक ही आवाज थी, कागज पर कलम चलने की। फ्रांस की नज़र अपने टीचर पर जाती है। वो अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे थे, बस क्लास की हर एक चीज को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अपनी 40 साल की सर्विस के बाद वो इस छोटे से कमरे की हर याद को अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हों, क्योंकि अब उन्हें ये सब छोड़कर जाना था। और फिर वो पल आ ही गया, बहुत जल्दी आ गया। वो आखिरी पाठ अपने दिल दुखाने वाले अंत पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और साथ ही एक और आवाज गूंजी, खिड़की के नीचे से ड्रिल से लौट रहे प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज। ये एक सीधी सीधी याद दहानी थी कि अब राज बदल चुका है, टाइम खत्म हो गया था। एम हेमिल अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पाए। तो बोलने की बजाय वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने बोर्ड पर लिखा, विवे लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। बस फिर वो दीवार का सहारा लेके खड़े हो गए और बिना कुछ बोले सिर्फ हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हुआ, अब तुम लोग जा सकते हो। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई भाषा मरती है तो उसके साथ और क्या-क्या मर जाता है। सिर्फ शब्द नहीं खोते, उसके साथ खोता है हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़ुबान, हमारी भाषा कितनी कीमती है और हमें उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।